अस्सलामुअलैकुम। किबरिया ने शारदा को तमांचा मारा था। वो ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई, वहां से जाने लगी। मीरा और प्रोफेसर ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। छोड़ दो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। प्रोफेसर ने पूछा, तनहा कहाँ जाओगी? कहाँ रहोगी? क्या रात की ठोकर काफ़ी नहीं है? उससे टैक्सी ड्राइवर जैसे हजारों लाखों बदमाश तुम्हें कदम कदम पर मिलेंगे। कहाँ तक अपनी इज्जत बचाओगी? मैं अपनी इज्जत लुटाऊं या मर जाऊं आपकी बला से? मुझे छोड़ दें, जाने दें। किबरिया ने कहा, इसे छोड़ दो, जाने दो, ये कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो तेजी से चलती हुई दरवाजे के पास गई। इसे खोला लेकिन बाहर नहीं गई। इसे बंद करके वापस आई, फिर सोफे पर बैठ गई। प्रोफेसर ने खुश होकर कहा, शाबाश बेटी, तुम बहुत समझदार हो। उसने चौंक कर सबको देखा, फिर उछल कर खड़ी हो गई। मैं तो जा रही थी, फिर यहाँ आकर कैसे बैठ गई? वो फिर तेजी से चलती हुई दरवाजे तक जाकर वापस आ गई। सबने समझ लिया कि यह टेलीपैथी का तमाशा है। मीरा और प्रोफेसर मुस्कुराने लगे। शारदा और आग बबूला हो गई। किबरिया को घूर कर देखने लगी। उसने अचानक चीख मारने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। मुंह आप ही आप बंद हो गया। उसने गुस्से से एस्ट्रे उठाकर किबरिया को मारना चाहा, फिर चुपचाप उसे वापस रख दिया। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगी। अपने दिमाग से गर्मी निकालो। हम सब तुम्हें चाहते हैं। हमारी मोहब्बतों को समझो। हमसे प्यार लो, हमें प्यार दो। वो गहरी संजीदगी से सोच रही थी, फिर आहिस्तगी से बोली, मैं एक शर्त पर यहाँ रहूंगी। प्यार से रहने के लिए कोई भी शर्त मनवा लो। तुम अपनी माँ की कसम खाओ कि मेरी बात मान लोगे। माँ की कसम क्यों दे रही हो? ऐसे ही अपनी बात मनवा लो। नहीं, पहले कसम खाओ। अगर तुम मीरा की मोहब्बत मुझसे छीनना नहीं चाहोगी तो मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारी बात मान लूंगा। वो बोली, बहुत मामूली सी बात है, तुम कभी मेरे दिमाग में नहीं आओगे। किबरिया ने परेशान होकर मीरा और प्रोफेसर को देखा। प्रोफेसर ने कहा, किबरिया तुम ये बात नहीं मानोगे, ये बेलगाम हो जाएगी। हमारी बातें प्यार से भी नहीं समझेगी, फिर कहीं भटकने चली जाएगी। शारदा ने कहा, तुम अपनी माँ की कसम खा चुके हो, क्या कसम तोड़ दोगे? वो बोला, नहीं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तुम खुश हो जाओ, आइंदा तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊँगा। मीरा ने कहा, आप इसकी बातों में आ गए हैं। ये हमारे काबू में नहीं रहेगी, हमारी कोई बात नहीं मानेगी। आइंदा ये क्या करेगी, हमारे साथ कैसे रहेगी, ये बाद में देखा जाएगा। प्रोफेसर, आपके इल्म ने बताया था कि मेरे बाबा जुनूब की तरफ हैं। हम शुमाल से जुनूब की तरफ आ चुके हैं। अब आप देखें कि वो किस सिमत में है और कितने फासले पर हैं। प्रोफेसर अपनी अटैची से मेरा जायचा वगैरह निकाल कर बैठ गया। थोड़ी देर तक हिसाब करता रहा, फिर बोला, अब भी जुनूब की तरफ इशारा है। उसका हिसाब दुरुस्त था। जजीरा कल्याणी वहां से इंतहाई जुनूब की तरफ था। किबरिया को उसी सिमत में और आगे जाना था। रासपुटीन की मौत आला बीबी के हाथों लिखी हुई थी। तकदीर का वो लिखा पूरा हो गया। वो हराम मौत मर गया। बिनते अमारा ने उसे बचाने की इंतहाई कोशिशें की, अपने तलिस्मी हथकंडे आजमाए। आला बीबी से समझौता करने पर राजी नहीं हुई, लेकिन वो एक बार बेटी बनकर धोखा खा चुकी थी। उस बूढ़ी चुड़ैल पर भरोसा करने की नादानी नहीं कर सकती थी। उसने उसे मौका दिया था कि वो अपने आलाकार रासपुटीन को बचा सकती है तो बचा ले, लेकिन उसका कोई जादुई हरबा काम नहीं आया। आला बीबी ने रासपुटीन का ऐसा निशाना लिया कि गोली उसकी पेशानी में सुराख करती हुई खोपड़ी के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। वो फर्श पर गिरकर थोड़ी देर तड़पता रहा, फिर हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। वो बिनते अमारा का एक अहम आलाकार था। वो उसकी टेलीपैथी से फ़ायदा उठा रही थी। तन्हा ख्याल ख्वानी के जरिए आला बीबी और फरमान को जेर नहीं कर सकती थी। उन्हें अपने एक अहम मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उसके एक पुरस्रार इल्म ने उसे यह बता दिया था कि आला बीबी और फरमान के मिलाप से नाजायज़ बच्चा पैदा होगा, तो वह उस बच्चे के लहू से नहाकर जवान और सेहतमंद हो जाएगी। रासपुटीन की हलाकत के बाद वो तन्हा रह गई थी। तन्हाई के बावजूद उसमें इतना दमखम था कि वाला बीबी का सुकून बर्बाद कर सकती थी। फिलहाल थक गई थी। बुढ़ापे ने कमज़ोर बना दिया था। वह इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हज़ारों साल पुराने एक नुस्खे के मंत्रों को पढ़ती रहती थी। याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए इन मंत्रों को ज़ुबानी याद नहीं कर सकती थी। लिहाजा सुबह शाम वो नुस्खा खोल कर पढ़ती रहती थी। जिस रोज़ पढ़ने का मौका ना मिलता उस रोज़ बेहद कमज़ोरी महसूस करती। इन मंत्रों से और कमज़ोरियों से निजात हासिल करने का एक ही तरीका था कि वह एक नौज़ायदा बच्चे के लहू से गुसल करे और वह बच्चा आला बीबी और फरमान के मिलाप से हो। वह बज़िद थी कि एक बच्चा हासिल करके ही रहेगी। उसकी ये ज़िद आला बीबी के लिए कई तरह के मसाइल पैदा करने वाली थी। अब वो सोच रही थी कि आला बीबी की लालमी में फरमान को अपना मामूल बनाएगी, उसे अच्छी तरह अपने शिकंजे में लेगी तो वो मजबूर और बेबस हो जाएगा। उसके हुक्म के मुताबिक आला बीबी की इज्जत से जबरन खेलेगा और उसे अपने बच्चे की माँ बनाएगा। एल्पा ने आला बीबी से कहा, तुम्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए। वो बूढ़ी चुड़ैल हमारी तवक्को के खिलाफ अचानक तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उसने एल्पा से कहा, सिस्टर, तुमने कहा था उस नुस्खा से उसे महरूम कर दिया जाए जिसके मंत्रों को पढ़कर वो रोज़ाना तवानाई हासिल करती रहती है। उन नुस्खों तक पहुंचने में ज़रा दुश्वारी है, फिर भी मैं जल्दी उन्हें हासिल करके तबाह कर दूंगी। वह नुस्खे एक अलमारी में महफूज थे। वह अलमारी बिनते अमारा के बेडरूम से मुल्हिका एक कमरे में थी।
अलमारी और कमरा मुकफ्फल रहते थे। उनकी चाबियां बिनते अमारा के पास रहती थीं। दूसरी चाबियां उसके मुआविन विच डॉक्टर के पास रहा करती थीं। हेल्पा ने बिनते अमारा की लेडी सेक्रेटरी के ख्यालात पड़े थे। विच डॉक्टर उससे इश्क करता था। हेल्पा उस सेक्रेटरी के जरिए विच डॉक्टर की आवाज़ सुनकर उसे ट्रैप कर सकती थी, लेकिन वो मौजूद नहीं था। चंद दिनों के लिए सिकंदरिया गया हुआ था। फरमान ने आला बीबी से कहा, यहाँ हमारे लिए खतरा है, हमें ये शहर ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। हम कहीं भी जाएंगे वो हमारे दिमागों में घुस आएगी। पिछली बार सिस्टर किब्रिया और तुम्हारे दूसरे टेलीपैथी जानने वालों ने हमारे अंदर से उसे भगा दिया था। वो समझ रही होगी कि अब हम अपनी दिमागी कुव्वतों से उसे जब चाहेंगे भगा सकती हैं। वो हमारे अंदर नहीं आएगी। शैतान को जिंदगी भर धुतकारते रहो, वो पीछा नहीं छोड़ता। वो एक बच्चा हासिल करने के लिए पागल हो रही है, हमारे अंदर ज़रूर आएगी। हम अपनी दिमागी कुव्वतों से भगा नहीं सकेंगे, वो फिर हम पर हावी हो जाएगी। रास्पुटीन की मौत के बाद वो अकेली रह जाएगी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए एक वक्त में किसी एक के अंदर आ सकेगी। तुम्हारे अंदर आएगी तो मैं फ़ौरन ही सिस्टर और किब्रिया वगैरह को कॉल करूंगी। वो मेरे दिमाग में आएगी तो तुम अपने ख्याल ख्वानी करने वालों के साथ मेरे अंदर से उसे भगा सकोगी। हम उसे बार बार इस तरह शिकस्त देंगे तो वो थक हार कर पीछा छोड़ देगी। वो बोली, हम इसी तरह उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो पुरस्रार उलूम के जरिए मेरे पापा का सुराग लगा रही थी, मगर एक गैबी ताकत उसे रोक रही थी। वो बोला, हाँ, उसने कहा था कि कोई गैबी कुव्वत आड़े आ रही है। उस नादीदा कुव्वत का ताल्लुक भी काले जादू से है। वो नामालूम जादूगर ये नहीं चाहता कि बिनते अमारा तुम्हारे पापा का सुराग लगाए। उससे बूढ़ी चुड़ैल ने कहा था कि वो जल्द ही उस रुकावट को दूर कर देगी और मुझे मेरे पापा तक पहुंचा देगी। मैं उसे किसी तरह मजबूर करूंगी कि वो मेरे काम आए। वो काम नहीं आएगी, तुमसे इंतकाम लेगी। उसकी तरफ से एक और अंदेशा पैदा हो रहा है, वो तुम्हारे पापा का सुराग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हारे पापा पहले ही किसी मुसीबत में मुब्तला है, ये उनके लिए नई मुसीबत बन जाएगी। इस बुढ़िया को सिर्फ इसी तरह काबू में किया जा सकता है कि इसे रोज़ मंत्र पढ़ने और तवानाई हासिल करने का मौका ना दिया जाए, उसे हमेशा कमज़ोर बनाकर रखा जाए। आला बीबी ने फरमान को सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, तुम बिनते अमारा के मुआविन विच डॉक्टर से मिल चुके होगे। कई बार मिल चुका हूँ। बिनते अमारा से रोज़ मिलने जाया करता था, वहाँ अक्सर उससे मुलाकात हुआ करती थी। वो सिकंदरिया गया हुआ है, पता नहीं कब वापस आएगा। क्या तुम उसका कॉन्टैक्ट नंबर या पता ठिकाना जानते हो? वो सिकंदरिया में कहाँ गया है, क्यों गया है, ये मैं नहीं जानता। उसके मोबाइल फ़ोन का नंबर मेरी डायरी में लिखा हुआ है। मैं अभी डायरी लेकर आता हूँ। मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी कि हम उस विच डॉक्टर से कोई काम ले सकते हैं। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वो फरमान की हवेली में आकर रहने लगी थी। फरमान अच्छे किरदार का मालिक था, उसे रफ्ता रफ्ता मुतासिर कर रहा था। वो उसे पसंद करने लगी थी और पसंद करने की ही हद तक थी। उससे आगे प्यार मोहब्बत के मराहिल तक नहीं पहुंचना चाहती थी। फरमान अपने बेडरूम से एक डायरी लेकर आया। इसे खोलकर मोबाइल फ़ोन का नंबर पढ़ते हुए बोला, अभी उसे फ़ोन किया जाए? पहले उसके बारे में बताओ, क्या वो योगा का माहिर है? उसकी एक कमज़ोरी है, शाम होते ही वो शराब पीता है। ऐसे में भला वो सांस क्या रोकेगा? फिर तो समझो काम बन गया, उससे बात करो। उसने नंबर 5 किए। फ़ोन को कान से लगाकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं फर्नांडस बोल रहा हूँ। मैं फरमान मिस्री बोल रहा हूँ। कहाँ हो? कितने दिनों से तुम्हें नहीं देखा, क्या लंबी छुट्टी पर गए हो? आला बीबी फरमान के अंदर थी। फर्नांडस की आवाज़ सुनते ही उसके अंदर पहुंच गई। वो जुबान से कुछ बोल रहा था, उसके दिल में कुछ और था। वो कह रहा था, हेलो फरमान, मैं कैसे याद आ गया? तुम तो मैडम अमारा के साथ मसरूफ़ रहते हो, मैं तो उनका एक मामूली खिदमतगार हूँ। तुम तो उनके बेटे हो। उसके चोर ख्यालात कह रहे थे, लेकिन अब तुम बेटे नहीं रहे, बदतरीन दुश्मन बन गए हो। मैडम मेरे दिमाग में आकर मुझे बता चुकी है। मुझे तुमसे होशियार रहना चाहिए। तुम ज़रूर किसी खास मकसद से रब्ता कर रहे हो। फरमान ने कहा, मैं मामा बिनते अमारा का बेटा हूँ, मगर तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त रहूँगा। तुमने बताया नहीं कहाँ हो? सिकंदरिया में हूँ। सुना है मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं शाम तक उनके कदमों में पहुँच जाऊँगा। तुम्हारा इश्क किस मरहले पर है? वैसे खुश नसीब हो, बहुत खूबसूरत लड़की मिली है। मैं अपने लिए दुआ करूँगा कि ये खुश नसीबी मेरे हिस्से में आए। ठीक है, तुम शाम को आ रहे हो, मामा की रिहाइशगाह में मुलाकात नहीं होगी? जस्ट अ मिनट, ये तो बताओ, क्या वो तुम्हारे साथ रहती है? नहीं, वो एक साली बंगले में है। अच्छा बाय, फिर मुलाकात होगी। फरमान ने फ़ोन को बंद किया। उसके करीब आला बीबी बैठी फर्नांडस के ख्यालात पढ़ रही थी। वो भी पढ़ने लगा। एक नया इंकशाफ हुआ कि वो बहुत अरसे से बिनते अमारा का शागिर्द या मुआविन बनकर उसके तमाम पुरस्कार अलूम हासिल करना चाहता था। उसके हज़ारों साल पुराने नुस्खे हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सोचकर मोहतात रहता था कि वह बूढ़ी उसके अंदर आकर उसके चोर ख्यालात पढ़ती होगी। वो अपने चोर ख्यालात में इस बात को मुस्तहकम बनाता रहता था कि वो बिनते अमारा का फर्मा बरदार है, सारी उम्र उसका फर्मा बरदार बनकर रहेगा और उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देता रहेगा। उसके पास उस अलमारी की चाबियाँ थीं जिनमें वो नायाब नुस्खे रखे हुए थे। वह इन्हें चुराने की जरूरत नहीं कर सकता था। अलमारी से अगर एक नुस्खा भी बाहर निकाला जाता तो उसे खबर हो जाती। उसने इन नुस्खों को चुराने का दूसरा तरीका इख्तियार किया। बिनते अमारा जब उसे कोई नुस्खा निकाल कर लाने का हुक्म देती और उस नुस्खे के मुताबिक किसी काले अमल की तैयारियां कराती थी,
तो वह इस दौरान में उस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा जुबानी याद करने की कोशिश करता रहता था। उन्हें अपने ज़हन में महफूज करने के बाद घर आकर लिख लिया करता था। वो मुआविन होने की हैसियत से बिनते अमारा के बहुत से अंदरूनी राज जानता था। सबसे अहम राज ये था कि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, अंदर से खोखली हो चुकी थी। वो बूढ़ी से जवान होने और भरपूर तवानाई हासिल करने के इंतजार में थी। इस मकसद के लिए वो आला बीबी से एक बच्चा हासिल करने में नाकाम हो रही थी। जब तक वो बच्चा हासिल ना होता तब तक वो आर्जी तौर पर तवानाई हासिल कर रही थी। फर्नांडस ये सारी बातें अच्छी तरह जानता था। वो रोज़ाना तवानाई हासिल करने के लिए जिन मंत्रों का जाप किया करती थी उन्हें एक बड़े से कागज़ पर फर्नांडस से लिखवाया था। इस तरह के वो नुस्खा पढ़ती गई और यह कागज़ पर लिखता गया। कई मंत्रों को एक दूसरे से मिलाया गया था। इन्हें याद रखना मुश्किल था। ऐसे वक्त फर्नांडस ने उसके कमज़ोर हाफजे से फ़ायदा उठाया था। उसने लिखते वक्त मंत्रों के कई अल्फाज में तब्दीलियाँ की थी। उसका मकसद साफ ज़ाहिर था। वह बिनते अमारा को बिल्कुल ही कमज़ोर बना देना चाहता था। मंत्र खालिश नहीं थे, उनमें गड़बड़ हो चुकी थी, इसलिए उसे बराए नाम तवानाई हासिल होती थी। कमज़ोरी का यह आलम था कि अब वो योगा जानने वालों के दिमागों में पहुंच नहीं पा रही थी। उसे ये फिक्र सता रही थी कि इसी तरह कमज़ोर रहेगी तो आला बीबी और फरमान के अंदर नहीं जा सकेगी, ना ही उन्हें अपने ज़ेर असर ला सकेगी और ना ही उन्हें एक बच्चा पैदा करने पर मजबूर कर सकेगी। आला बीबी और फरमान ने फर्नांडस के ये ख्यालात पढ़कर इत्मीनान हासिल किया कि बिनते हमारा ख्याल ख्वानी के मामले में किसी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। जब तक तवानाई हासिल नहीं होगी वो उनके दिमागों में नहीं आ सकेगी। उसने फरमान से कहा, मैं अपने पापा के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इस बुढ़िया ने बड़ी हद तक उनके बारे में मालूमात हासिल की हैं। वो मालूमात जहाँ तक भी हों उसने हमें नहीं बताया। हम उसकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर कुछ तो मालूम कर सकते हैं। फरमान ने कहा, वो सीधी तरह इन मालूमात के मुतल्लिक कुछ नहीं बताएगी और हम जबरन उसे मालूम नहीं कर सकेंगे। उसे हलाक करने की धमकी नहीं दे सकते। वो अपनी तबई मौत से पहले नहीं मरेगी। उसे मार पीट कर, उसे बदतरीन किस्म की अजियतें पहुँचाकर उससे कुछ उगलवा नहीं सकेंगे, क्योंकि उसे सुई चबोई जाए या उसके जिस्म में खंजर पैवस्त किया जाए तो उसका जिस्म चंद सेकंड में भर जाता है। वह तकलीफ़ महसूस नहीं करती, बल्कि उसे हमलों से आसूदगी हासिल होती है। इस बात पर गौर करो, क्या फर्नांडस को आलाकार बनाकर उस बुढ़िया से कुछ मालूम किया जा सकता है? वो सिकंदरिया से वापस आ रहे तकरीबन 2 घंटे बाद बिनते हमारा के पास पहुंचेगा। फिर हम देखेंगे कि उनके दरमियान क्या बातें हो रही हैं और वह हमारे खिलाफ क्या करने वाले हैं। वह वक्त गुजारने के लिए हवेली से बाहर आ गए। हवेली की तरफ दूर तक सरसब्ज़ो शादाब बाग भी था और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ भी उगी हुई थीं। वहाँ से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती की तमाम औरतें और मर्द फरमान मिस्त्री को आका कहते थे। वो उसके खेतों और उसकी हवेली में मुलाजमत करते थे। वो दोनों बातें करते हुए बस्ती से गुजरते रहे। औरतें और मर्द उन्हें देख देख कर बड़ी अकीदत से सलाम करते रहे। वे एक दूसरे की कुर्बत से चुपके चुपके सहरज़दा हो रहे थे। रस्मी तौर पर उन्हें जवाब देते जा रहे थे। उन्हें पता भी ना चला कि वो बस्ती से बाहर कितनी दूर निकल आए हैं। उनके एक तरफ छोटी बड़ी पहाड़ियाँ थीं, दूसरी तरफ एक घना जंगल था। पहाड़ियों के दामन में दूर तक खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। वो इस पुख्ता रास्ते पर थे जो खेतों के दरमियान से गुजर रहा था। रास्ते के एक तरफ एक खूबसूरत सा कॉटेज दिखाई दे रहा था। आला बीबी ने इसे देखते हुए कहा, इस वीराने में इतना खूबसूरत कॉटेज किसने बनवाया है? मैंने बनवाया है, फरमान ने जवाब दिया। जब मुझे तन्हाई दरकार होती है मैं यहाँ आ जाता हूँ। तुम यहाँ आकर तन्हा क्यों रहते हो? वो बातें करते हुए कॉटेज के अहाते में दाखिल हुए। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। साथ ही हसीन हो तो एहसासात में भी फूल खिलने लगते हैं। फरमान उसकी कुर्बत से मस्त हो रहा था। वो मस्ती में नहीं थी, बहुत रिजर्व रहने की आदी थी। फरमान उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो जुबान से इजहार नहीं करती थी। अपनी अदाओं, अपने अमल से अपनी पसंदीदगी जाहिर करती थी। वह दरवाज़ा खोलकर कॉटेज के अंदर आए। वह कॉटेज एक पहाड़ी टीले पर बना हुआ था। इसके पीछे घना जंगल जाने कितनी दूर तक फैला हुआ था। इसके खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। फरमान ने एक बड़ी सी खिड़की खोलकर कहा, यहाँ आकर देखो जंगल कितना घना है। हद नज़र तक दरख्त ही दरख्त दिखाई दे रहे हैं। आला बीबी ने खिड़की के पास आकर देखा। पहाड़ी की ढलान में हद नज़र तक दरख्त ही दरख्त दिखाई दे रहे थे। उसने पूछा, जंगलात का ये सिलसिला कहाँ तक गया है? दरिया नील के साहिल तक पहुंचकर ये जंगल दलदली हो जाता है। उसकी बात खत्म होते ही ठाई से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की का एक पट बंद था, वहीं से गोली शीशा तोड़ती हुई अंदर आई। फरमान उसे धक्का देता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। वह जिम्नास्टिक की माहिर थी, गिरते गिरते भी कलाबाजी खाती हुई दूर चली गई। फरमान फर्श पर पड़ा कराह रहा था, फिर वहां से रिंगता हुआ आला बीबी की तरफ आ रहा था। उसके बाएं बाजू में गोली लगी थी। आला बीबी ने परेशान होकर पूछा, गोली अंदर है या निकल चुकी है? निकल चुकी है। फिक्र न करो, दूसरे कमरे की अलमारी में कई तरह के हथियार मौजूद हैं, उन्हें फ़ौरन निकालो। वो दौड़ती हुई दूसरे कमरे में आई। अलमारी खोलकर इसकी एक बड़ी सी दराज को खोला। इसमें मुख्तलिफ साख्त के रिवॉल्वर, शॉटगन और कलाशनकोफ रखी हुई थी। उसने रिवॉल्वर को चेक किया। फरमान उठकर खड़ा हो गया था, कमरे में आ गया था। उसने रिवॉल्वर को उसकी तरफ उछाला। वो उसे दाएं हाथ से कैच करते हुए बोला, नीचे वाली दराज में फर्स्ट एड बॉक्स है, उसे निकालकर मुझे दो और तुम जंगल की सिमत वाली खिड़कियों की तरफ ना जाओ। उसने निचले दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसे फर्श पर रखा, फिर उसे जोर से धक्का दिया। वो फिसलता हुआ फरमान के पास पहुंच गया।
इसके बाद एक क्लाशनकोफ भी उसके पास आ गई। वो बर्क रफ्तारी से एक्शन में आ चुकी थी। उसने अपने पिस्तौल को लोड किया, उसके कई मैगजीन अपने लिबास के अंदर छुपाए, फिर खिड़की के करीब एक दीवार से लगकर शीशे के आर पार देखने लगी। ढलान में बड़े पत्थर और चट्टानें दिखाई दे रही थी। उसके बाद दूर तक दरख्त ही दरख्त दिखाई दे रहे थे। उधर कोई आदमजात तो क्या, कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो खिड़की के नीचे झुकती हुई दूसरे कमरे में गई। वहां खिड़की के किनारे दीवार से लगकर देखा, वहां भी ढलान में बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थी। दो मुसल्लह शख्स ऊपर चढ़ते हुए कॉटेज की तरफ आ रहे थे। उसने आहिस्तगी से खिड़की की चिटकनी गिराई, फिर अचानक ही खिड़की के पट को खोलकर फायरिंग की। एक शख्स के हलक से चीख निकली। वो गोली खाकर ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे जाने लगा। दूसरा शख्स उछलकर एक पत्थर की आड़ में चला गया। आला बीबी ने दौड़कर छलांग लगाई और मेज पर आई। वहां रोशनदान से देखा, उससे बचकर जाने वाला अब चट्टान पर रींगता हुआ एक सिमत जा रहा था। उसने निशाना लेकर गोली चला दी। वह चट्टान पर औंधे मुंह लेटा हुआ रींग रहा था। इसके बाद रींगने के काबिल ना रहा, वहीं औंधे मुंह लेटा रह गया। फरमान ने एक दवा के जरिए खून के बहाव को रोक लिया था। इस पर पट्टी चिपकाकर दूसरी खिड़की की तरफ जाना चाहता था। उसी वक्त दूसरे कमरे की खिड़की के शीशे के टूटने की आवाज़ आई। फरमान फर्श पर रींगता हुआ उस कमरे के दरवाजे पर आया। इसे आहिस्तगी से खोलकर देखा। एक मुसल्लह शख्स शीशा तोड़ने के बाद हाथ डालकर चिटकनी गिरा रहा था। वो जैसे एक पट खोलकर अंदर की तरफ आया, फरमान ने गोली चला दी। गोली उसके छाने में लगी। वो आधा खिड़की के अंदर था और आधा बाहर। जख्मी होने के बाद भागना चाहता था, लेकिन फौरन ही बाहर ना जा सका। फरमान ने ललकारते हुए कहा, खबरदार, कोई हरकत ना करना, हथियार फेंक दो और बताओ कि हमसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो। वह हथियार फेंकते हुए बोला, प्लीज़ मुझे गोली ना मारना, हम तुम्हें हलाक करने नहीं आए हैं, सिर्फ तुम्हें दहशत ज़दा करके कैदी बनाकर ले जाने आए हैं। मुझे कैदी बनाकर कहाँ ले जाना चाहते हो? हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें हराम के पीछे एक लाल कोठी में ले जाएं। फरमान ने कहा, अच्छा समझ गया, उससे लाल कोठी की मालिक बिनते अमार है, उसने तुम लोगों को भेजा है। हाँ, तुम हमारी मजबूरी समझ सकते हो, मैडम बहुत ख़तरनाक हैं। उनके हुक्म की तामील ना करने की सज़ा मौत है। यहाँ नाकाम होने के बाद तुमसे भी हमें मौत मिलेगी। तुम सब तादाद में कितने हो? हम 8 थे, 2 अभी मारे गए हैं। मैं आपको दोस्ताना अंदाज में समझाता हूँ, आप हमारे साथ लाल कोठी में चले। आपको मैडम की ताकत का पता है, उनके सामने झुकना ही पड़ता है। मैं भी तुम्हें समझाता हूँ, अपने बाकी 5 साथियों के साथ वापस चले जाओ, वरना तुम में से कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। आप हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, हम आपको लिए बगैर वापस नहीं जा सकेंगे। फिर भी मैं जाकर अपने साथियों को समझाता हूँ, उन्हें समझा मनाकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करूँगा। वह खिड़की से बाहर जाना चाहता था। उसी वक्त आला बीबी ने वहां पहुंचकर उसकी टांग पर गोली मार दी। फिर बोली, फरमान, तुम इसी बातों में लगे रहे, इसके ख्यालात नहीं पड़े। ये यहाँ से जाकर इस कॉटेज के अंदर आंसू गैस के शेल्स फेंकना चाहता था, हमें बाहर आने पर मजबूर करना चाहता था। अब यह अपाहिज बनकर यहाँ अंदर पड़ा रहेगा तो इसके साथी इसकी सलामती के लिए शेल्स नहीं फेंकेंगे। वो गोली खाने के बाद कमरे के अंदर गिरकर फर्श पर पड़ा हुआ था। फरमान ने खिड़की के करीब दीवार से लगकर चीखते हुए कहा, सुनो, मेरी बात तवज्जो से सुनो। तुम्हारा एक साथी यहाँ हमारा कैदी है। अगर आंसू गैस के शेल यहाँ फेंकोगे तो हमारे साथ ये भी मुसीबत में मुब्तला होगा। तुम सिर्फ 5 रह गए हो। अगर 5 मिनट के अंदर वापस नहीं जाओगे तो यहाँ कोई तुम्हारी लाशें उठाने के लिए भी नहीं आएगा। आला बीबी और फरमान झुककर चलते हुए कॉटेज के पीछे उस दरवाजे की तरफ आए जो जंगल की तरफ खुलता था। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, उधर वीरानी थी, कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। आला बीबी ने दरवाजे को आहिस्तगी से खोलकर बाहर की तरफ देखा। कॉटेज के दाएं बाएं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने फरमान से कहा, मैं दीवार से लगी हुई दाएं तरफ जाऊंगी, तुम इसी तरह दीवार से लगे हुए बाएं तरफ जाओ। उधर दीवार के पीछे जो लोग छुपे होंगे वो नजर आ जाएंगे। अब हमें फायरिंग करते हुए इस ढलान से उतरकर जंगल की तरफ जाना होगा, कॉटेज के अंदर खतरा है। वो दोनों मोहतात अंदाज में बाहर आए, फिर दीवार से लगकर 2 मुख्तलिफ सिमतों में जाने लगे। वो दोनों उन किनारों तक पहुंच गए जहां कॉटेज की दीवार दूसरी तरफ मुड़ती थी। उन्होंने सर निकालकर दूसरी तरफ देखा। उसी वक्त गोलियां चलने लगीं। उन दोनों ने जवाबी फायरिंग की। ऐसी काउंटर फायरिंग से ना किसी को नुकसान हुआ, ना किसी को फायदा पहुंचा। फरमान अपनी जगह से उछलकर दौड़ता हुआ ढलान की तरफ एक बड़े पत्थर के पीछे चला गया। वहां से उसने फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग करने वाले किसी दूसरी जगह छुपने के लिए इधर उधर भागते चले गए। फरमान ने उन्हें दूर भगाकर आला बीबी की तरफ देखा। वह दीवार के पास से छलांग लगाकर फिजा में लंबी कलाबाजियां खाती हुई ढलान से नीचे जाने लगी। ये जिम्नास्टिक का हैरत अंगेज कमाल था। हमवार ज़मीन पर सभी बाजीगर मुख्तलिफ अंदाज में कलाबाजियां खा लेते हैं, मगर वहां की ज़मीन हर कदम पर नीचे और नीचे की तरफ जा रही थी। ऐसी ही ढलान पर बार बार कदम जमाकर फिर फिजा में कलाबाजियां खाकर आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन था, जिसे वह मुमकिन बना रही थी। वो दुश्मन उसकी तरफ मुसलसल फायर कर रहे थे, लेकिन उसके मुसलसल मुतहरिक रहने के बायस निशाना चूक रहा था। गोलियां आसपास से गुजर रही थीं। फरमान ने कलाशनकोफ से गोलियां चलाईं तो उनमें से एक चीख कर हवा में उछला और फिर जमीन पर आ गिरा। उसकी लाश ढलवान की तरफ लुढ़कती चली गई।
उसका दूसरा साथी छुपने के लिए कॉटेज के दूसरी तरफ भागता चला गया। अब वो 4 रह गए थे। मौका मिलते ही फरमान पत्थरों के पीछे छुपता हुआ ढलवान से उतरकर नीचे जाने लगा। वो नीचे पहुंचकर आला बीबी की तरफ जाना चाह रहा था। वो उससे बहुत दूर थी। ऐसे वक्त फिर ऊपर से फायरिंग होने लगी। वो चारों दूर दूर तक फैल गए, फायरिंग करते हुए उन्हें घेरना चाहते थे। फायरिंग ऐसी हो रही थी कि वो आला बीबी की तरफ ना जा सका। दौड़ता हुआ करीबी दरख्त के पीछे चला गया। वहां से घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। दुश्मन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुपते हुए ढलवान से उतरते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। उनमें से 2 फरमान की तरफ फायरिंग कर रहे थे और बाकी 2 आला बीबी से जवाबी फायरिंग में मसरूफ थे। वो भी दरख्तों के पीछे आ गई थी और फायरिंग से बचने के लिए एक दरख्त से दूसरे दरख्त के पीछे छुपती जा रही थी। फरमान भी इसी तरह छुपता हुआ दूर होता जा रहा था। उनके दरमियान इतने दरख्त आड़े आ रहे थे कि वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। मुसलसल फायरिंग के बायस उन दोनों को ख्याल खोने का मौका नहीं मिल रहा था। वो बिनते मारा के अंदर जाकर उसे वार्निंग देना चाहते थे कि वो दुश्मनी से बाज आ जाए। ऐसी दुश्मनी से वो कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, सरासर नुकसान उठाएगा। वो दोनों जंगल में बहुत दूर निकल आए। बेशुमार दरख्त थे और ऐसे घने थे कि सूरज छुप गया था। उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। फायरिंग रुक गई थी। दुश्मन भी उन्हें तलाश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाएंगे तो भटक जाएंगे, वापसी का रास्ता समझ में नहीं आएगा। आला बीबी ने ख्याल खोने के जरिए फरमान को मुखातिब किया, तुम खैरियत से हो? क्या तुम्हारी तरफ फायरिंग हो रही है? फरमान ने कहा, दुश्मनों की तरफ से खामोशी है। पता नहीं हम एक दूसरे से कितनी दूर हो गए हैं। एक तवील वक्फे के बाद फिर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। एक गोली उस दरख्त के तने से आकर लगी जिसके पीछे फरमान छुपा हुआ था। उसने मुसलसल जवाबी फायरिंग की, फिर जमीन पर रेंगता हुआ दूसरे दरख्त के पीछे चला गया। आला बीबी ने कहा, उन्होंने तुम्हें देख लिया है, पता नहीं तुम कहाँ हो। मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ? मेरी फिक्र न करो, अपना ख्याल रखो। ख्याल खोनी करती रहोगी तो दुश्मनों से गाफिल हो जाओगी। उसकी बात खत्म होते ही एक गोली चली। वो उछलकर जमीन पर गिरा। आला बीबी ने परेशान होकर कहा, फरमान हौसला करो। ओ खुदाया, पहले तुम्हारे बाएं बाजू में गोली लगी थी, अब उसी बाजू के ऊपर शाने में लगी है। फरमान के हाथ से गन छूट गई। वह तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहा था। 4 मुसल्लह शख्स उसे गन पॉइंट पर रखते हुए करीब आते जा रहे थे। तब आला बीबी को समझ में आया कि वो चारों फरमान ही के पीछे लगे हुए थे। उसके पीछे कोई नहीं आ रहा था। बिनते अमारा को फरमान की ज़रूरत थी, इसलिए वो आला बीबी को नज़रअंदाज कर रहे थे। वो चारों फरमान के करीब आ गए। वह तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए उठना चाहता था। उनमें से एक ने राइफल के कुंदे से उसके सर पर जरब लगाई। वह चकरा कर ऐसे गिरा कि फिर उठ ना सका। वो बेहोश हो गया था। आला बीबी अब उसके ख्यालात नहीं पढ़ सकती थी। ये मालूम नहीं कर सकती थी कि वो लोग फरमान के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वो फौरन ही ख्याल ख्वानी करती हुई बिनते अमारा के दिमाग में पहुंची। वो टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए पूछ रही थी, कहीं वो मर तो नहीं गया? उसे चेक करो, उसे मरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, मैडम हम उसे आपके पास जिंदा ही लाएंगे, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। उस बुढ़िया ने पूछा, वो लड़की कहाँ है? मैडम वो इसी जंगल में कहीं गुम हो गई है, नज़र नहीं आ रही है। उससे होशियार रहो, वो मक्कार भी है और ख़तरनाक भी। फरमान को फ़ौरन लाल कोठी में पहुंचाओ। वो अपने यार की खातिर उस कोठी की तरफ ज़रूर आएगी, फिर मैं उसे निमट लूँगी। अमारा ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया, फिर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ उसका मुआविन विच डॉक्टर फर्नांडस खड़ा हुआ आगे झुककर सलाम करते हुए कह रहा था, मैं आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो गया। आप बहुत कमज़ोर और बीमार बीमार सी दिखाई दे रही हैं। वो बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए। ऐसे बुरे वक्त में तुम ही मेरी नाकामियों को कामयाबियों में बदल सकते हो। आप परेशान ना हो, मेरे लिए यह बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं आपके बुरे वक्त में काम आऊँगा। प्लीज़ मुझे बताएं मामला क्या है। उसने कहा, मैं तुम्हें फरमान के बारे में बता चुकी हूँ कि उसने बेटा बनकर मुझे धोखा दिया है। एक हसीन लड़की की खातिर मुझसे नाफरमानी कर रहा है। मेरा सिर्फ एक हुक्म नहीं मान रहा है, मुझे सिर्फ उसका एक बच्चा चाहिए और वो बच्चा देने से इनकार करे। फर्नांडस ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं उसे अपने शिकंजे में लेकर आपकी फर्मा बरदारी पर मजबूर कर दूंगा। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उसके साथ फरहाद अली तैमूर की बेटी है। वो अपनी माँ सोनिया की तरह मक्कार और ख़तरनाक है। वो अभी फरमान की हिफाजत कर रही थी, लेकिन मेरे गुलामों ने फरमान को बेहोश कर दिया। उसे बेहोशी की हालत में लाल कोठी पहुंचा रहे हैं। तुम फौरन डॉक्टर जुबैर को साथ लेकर जाओ। उसे कहो कि वह फरमान के होश में आते उसे कोमा में पहुंचा दे। इस तरह आला बीबी कभी उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकेगी। वो बोला, मैं अभी जा रहा हूँ, आप मेरे दिमाग में रहकर ये मालूम करती रहें कि मैं किस तरह फरमान को उसकी महबूबा से दूर कर रहा हूँ। मैं तुमसे फ़ोन के ज़रिए रब्ता करती रहूँगी, फ़िलहाल ख्याल ख्वानी नहीं करूँगी। फर्नांडस ने उसे टटोलती हुई नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही हैं? वो परेशान होकर बोली, हाँ, पता नहीं मुझ पर मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा है। मैं सुबह से शाम तक मंत्र पढ़ती रहती हूँ, फिर भी तवानाई हासिल नहीं हो रही है। कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं डूब रही हूँ। वो बोला, आप इस कदर कमज़ोरी के बायस ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं रही हैं। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। अभी मैंने अपने गुलामों से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी। पहले ख्याल खोने की कोशिश की तो नाकाम रही।
तुम अब जाओ, मैं तुमसे भी फ़ोन के ज़रिए मालूमात हासिल करती रहूँगी। मैं अभी आपके हुक्म की तामील करूँगा। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने बताया था कि आपने किसी हद तक फ़रहाद अली तैमूर का सुराग लगाया, लेकिन कोई अनजाना जादूगर आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है। हाँ, मुझे कुछ तवानाई हासिल होगी तो मैं उस रुकावट को दूर कर दूंगी। फरहाद तक पहुंचकर उसे अपने तिलिस्मी शिकंजे में ले आऊंगी। ये बातें बाद में भी की जा सकती हैं, तुम अभी जाओ। मैडम, ये बातें अभी बहुत ज़रूरी हैं। मैं आला बीबी की कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। फिलहाल उसकी कमज़ोरी उसका बाप है। जब मैं उसे ये बताऊंगा कि उसका बाप मुझे मिल गया और वो मेरे शिकंजे में है, तब वो मेरे सामने दम नहीं मारेगी, मेरी फर्मा बरदार बनकर रहेगी। बिनते मारा ने कहा, वो तुम्हारी नहीं, मेरी मामूला बनकर रहेगी। तो मेरे लिए एक नाजायज़ बच्चे को जन्म देने पर मजबूर हो जाएगी। आप इस काबिल नहीं रही कि उसे अपना मामूल बना सकें। आपकी जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। ये भूल जाएं कि आप तवानाई हासिल कर सकेंगी। आप अपने सारे काम मुझे सौंप दें, मैं आपको बूढ़ी से जवान और कमज़ोर से तवाना बनाऊंगा। वो शिकिस्त खुर्दा अंदाज में बोली, बेशक अब मैं आला बीबी से तनहा नहीं लड़ सकूंगी। तुम मेरे लिए उसे एक नाजायज़ बच्चा पैदा करने पर मजबूर कर सकोगे। तो फिर आप मुझे आला बीबी की कमज़ोरी बताएं। उसका बाप कहाँ गुम हो गया है, वो मुझे कहाँ मिल सकता है। वो बोली, मेरे इलम ने मुझे बताया कि फरहाद अली तैमूर को मशरिक की तरफ जाकर तलाश किया जा सकता है। यहाँ से मशरिक की तरफ एशिया है। दुनिया के नक्शे में यहाँ से देखा जाए तो मशरिक की तरफ पहला मुल्क हिंदुस्तान है, फिर उसके बाद मशरिक बईद के बहुत से ममालिक हैं। वह चंद लम्हे तक चुप रही, फिर बोली, मैंने मंत्रों का जाप करने के दौरान में एक अनजानी सी रुकावट महसूस किया। अगर वो रुकावट ना होती तो मैं मालूम कर लेती कि वो कहाँ मौजूद है। फर्नांडस ने कहा, मैं अभी फरमान को कोमा में पहुंचाने जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ वापस आऊँगा। आप मेरी रहनुमाई करेंगी कि किस तरह उस एक रुकावट को दूर करने के बाद फरहाद अली तैमूर तक पहुंचा जा सकता है। आला बीबी बड़ी खामोशी से बिनते अमारा के अंदर रहकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसके लिए बात इत्मीनान बख्श थी कि वह बुढ़िया कमजोरी के बायस ख्याल खोने के काबिल नहीं रही है। वो आइंदा उसके और फरमान के दिमागों में नहीं आ सकेगी। फिलहाल एक ही परेशानी थी कि फरमान उनका कैदी बन गया था और वह बुढ़िया फरमान को उसे दूर करने के लिए उसे कोमा में पहुंचाना चाहती थी। अभी आला बीबी का अहम मसला यही था कि फरमान को कोमा में जाने से किस तरह बचा सकती है। कोमा को आधी मौत कहना चाहिए। एक इंजेक्शन के जरिए अच्छे भले चलते फिरते इंसान को सर से पांव तक बेबस बना दिया जाता है। वो जरा सी हरकत के काबिल नहीं रहता। वो एक मुर्दे की तरह बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ा सामने वाली दीवार को देखता रहता है। उसमें इतनी शक्कत भी नहीं रहती कि वो दीदे घुमाकर दाएं बाएं देख सके। दिमाग कुछ सोचने के काबिल नहीं रहता। कोई भी ख्याल खोनी के जरिए उसके अंदर आकर उसे दिमागी तौर पर बेदार नहीं कर सकता। वो ना सुन सकता है, ना सोच सकता है, ना बोल सकता है, ना मुंह खोलकर कुछ खा पी सकता है। उसके अंदर इंजेक्शन के जरिए खुराक पहुंचाई जाती है। अगर वो फरमान को कोमा में पहुंचा देते तो आला बीबी फिर उससे किसी तरह भी राब्ता करने के काबिल ना रहती। उसे उनके शिकंजे से निकालने की हर तदबीर नाकाम होती रहती। वो बिनते अमारा के दिमाग से निकलकर फर्नांडस के अंदर पहुंच गई। फर्नांडस आधे घंटे बाद डॉक्टर जुबैर के पास पहुंच गया। उससे बोला, मैडम अमारा को तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत है। डॉक्टर जुबैर ने कहा, मैं इस वक्त अस्पताल जा रहा था, लेकिन मैडम के लिए तो जान भी हाजिर है। मैं उनसे जितनी रकम मांगता हूँ वो उससे ज़्यादा देती हैं। बोलो क्या काम है। तुम अभी मेरे साथ लाल कोठी चलोगे। तो मैडम के मुंह बोले, बेटे फरमान को जानते हो, वो फरमान नाफरमान हो गया है। उसे बेहोशी की हालत में लाया जा रहा है। जब वो होश में आ जाएगा तो तुम उसे कोमा में पहुंचा दोगे। आला बीबी डॉक्टर जुबैर के अंदर पहुंच गई थी। उसकी ख्यालात पड़ रही थी। वो डॉक्टर रिश्वतखोर था। दौलत कमाने के लिए किसी का हमल गिरा देता था। किसी का दिल, गुर्दे और आंखें गैर कानूनी तौर पर हासिल करके उसे ज़रूरतमंदों को फैज़ पहुंचाता था। ऐसे ज़रूरतमंदों को फैज़ पहुंचाता था जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रकम देते। उसने फर्नांडो से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं कोमा के सिलसिले में ज़रूरी दवाएं अपने बैग में रख लूँ, फिर हम चलेंगे। उसने कहा, वो बुरी तरह जख्मी है, उसे 2 गोलियां लगी हैं। उसकी मरहम पट्टी के लिए भी ज़रूरी दवाएं और इंजेक्शन रख लो। वह दूसरे कमरे में आया। वहाँ दवाओं का स्टॉक रखा हुआ था। वो ज़रूरी दवाएं निकाल कर बैग में रखने लगा। एक इंजेक्शन की शीशी उठाते वक्त उसके ख्यालात ने कहा, यह इंजेक्शन बड़ा मौसर है। ये कम अज़ कम 50 घंटों तक फरमान को नीम मुर्दा बनाकर रखेगा। आला बीबी ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। उसने आला बीबी की मर्जी के मुताबिक इस शीशी पर लगे हुए लेबल को अलग किया, फिर इस लेबल को दूसरे इंजेक्शन की शीशी पर चिपका दिया। उससे शीशी में ऐसी दवा थी जो मरीज को सुकून से सुला देती और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। उसने डॉक्टर के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने एक हाथ से सर को थामकर सोचा, ये अभी मुझे एक लम्हे के लिए क्या हो गया था। उसने अपने एक हाथ में पकड़ी हुई इंजेक्शन की शीशी को देखा। उससे शीशी का लेबल बता रहा था कि उसमें वही दवा है जो फरमान को कोमा में पहुंचा देगी। उसने खुद को समझाया, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैंने अब ये शीशी बैग में रखने के लिए उठाई थी और ये मेरे हाथ में है। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बैठे बैठे कहीं खो गए हों। हम चंद साथों के लिए ऐसे गुम हो जाते हैं कि हमें अपनी कोई खबर नहीं होती। उसने वो शीशी बैग में रख ली। आला बीबी मुतमईन हो गई। अब ये ज़रूरी नहीं था कि वो उन दुश्मनों के दिमागों में मुसलसल रहती। उसे दिमागी तौर पर हाजिर रहना ज़रूरी था।
वो डॉक्टर जुबैर के दिमाग से वापस आ गई। उसके अपने मसाइल भी थे। इस वक्त वो घने जंगल में थी। शाम के साय फैल रहे थे। एक आध घंटे बाद रात की तारीकी फैलने वाली थी। फिर उसे वहां कुछ दिखाई ना देता। वो एक अंधी की तरह दूसरी सुबह तक भटकती रहती। अभी दिन की हल्की हल्की सी रोशनी थी। दूर तक बड़े बड़े सायादार दरख्त और घनी झाड़ियां थीं। यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस सिमत जाने से वो किसी इंसानी आबादी तक पहुंच सकेगी। उसने जहानत से सोचा। चारों तरफ तवज्जो से देखा तो एक सिमत गहरे साए हद नज़र तक थे। दूसरी तरफ दिन की दम तोड़ती हुई रोशनी कह रही थी कि वो भी एक आध घंटे में बुझने वाली है। जहानत ने समझाया, जहां दम तोड़ती हुई बुझती हुई सी रोशनी है वहां यकीनन सूरज डूबने वाला है और वो मगरबी सिमत है। वह मगरिब की सिमत रुख करके खड़ी हो गई। उसके दाएं तरफ शुमाल और बाएं जानिब जनूब था। जुनूब की तरफ उस जंगल के इख्तिताम पर दरियाए नील बह रहा था। शुमाल की तरफ फरमान का वो कॉटेज था जहां दुश्मनों ने उन पर हमले किए थे। वो शुमाल की तरफ तेजी से दौड़ने लगी। वह दिन की आखिरी रोशनी बुझने से पहले उस कॉटेज तक या किसी इंसानी आबादी तक पहुंचना चाहती थी। बिनते अमारा का ख्याल था कि वह जंगल एक भूल भुलैया है। आला बीबी तमाम रात तारीकी में भटकती रहेगी। जंगली दरिंदों और जहरीले सांपों से बचकर वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन वो अपनी जहानत से बचाव का रास्ता निकाल चुकी थी। तेजी से एक ही सिमत में दौड़ती चली जा रही थी। उसने तय कर लिया था कि दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ेगी। उसके रास्ते में दरख्त और झाड़ियां आ रही थीं। वो झाड़ियों के उस पार जाने के लिए दाएं या बाएं जितने कदम मुड़ती, उन झाड़ियों को पार करने के बाद फिर उतने ही कदम वापस आ जाती। इस तरह फिर शुमाल की सिमत दौड़ने लगती। उसे सिर्फ आधे घंटे तक मुसलसल दौड़ना पड़ा। आखिर वह अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। रात की तारीकी फैलते फैलते वो उस पुख्ता सड़क पर पहुंच गई जिसके दूसरी तरफ दूर तक खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। वो फरमान के साथ इसी रास्ते पर चलती हुई कॉटेज तक गई थी। वो कॉटेज और वह बस्ती दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अंधेरा फैल चुका था। वह दूर तक देख भी नहीं सकती थी। एक अंदाजा था कि वो कॉटेज या बस्ती के करीब है। वो एक आध घंटे तक पुख्ता सड़क पर चलती रहेगी तो इंसानी आबादी तक पहुंच जाएगी। वो सड़क पर चलती हुई ख्याल ख्वानी के जरिए फर्नांडस के दिमाग में पहुंच गई। उसके ख्यालात बता रहे थे कि डॉक्टर जुबैर ने फरमान को एक इंजेक्शन लगाया था जिसके बाद वो साकित हो गया है। अब वो अपनी मर्जी से ज़रा भी जुम्बिश नहीं कर सकेगा। वो ये ख्यालात पढ़कर फरमान के दिमाग में पहुंच गई। वो कोमा में नहीं था। इंजेक्शन तब्दील करने के नतीजे में उसे कोमा से निजात मिली थी। इस वक्त वो गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसके ख्वाबीदा ख्यालात ने बताया कि उसने होश में आने के बाद खुद को एक कमरे में पाया था। उसके आसपास फर्नांडस और डॉक्टर जुबैर खड़े हुए थे। फर्नांडस ने मुस्कुराकर उसे कहा था, फरमान, हमारे दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। तुम्हें ज़्यादा देर होश में नहीं रखा जा सकता। तुम्हारी चाहने वाली यकीनन तुम्हारे दिमाग में होगी। वह तुम्हें बचाने की तदबीर कर रही होगी, मगर अफसोस उस बेचारी को मायूसी होगी। उसकी बात खत्म होते ही डॉक्टर ने उसके बाजू में एक इंजेक्शन लगाया। वह जख्मी होने के बाद पहले ही कमज़ोर था। नींद के इंजेक्शन ने फ़ौरन असर दिखाया और वो गहरी नींद में डूबता चला गया। आला बीबी ने उसे मुखातिब किया, फरमान, तुम ख्वाब की स्क्रीन पर मुझे देख रहे हो। मुझे देखो, क्या मैं नज़र आ रही हूँ? उसकी ख्वाबीदा सोच ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तन्हा रह गया हूँ, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे पास हूँ। ये कभी ना सोचो कि मैं तुम्हें बेयार और मददगार छोड़ दूंगी। बिनते हमारा फर्नांडस और डॉक्टर जुबैर तुम्हें कोमा में पहुंचाना चाहते थे ताकि तुम जिस्मानी और दिमागी तौर पर नींव मुर्दा हो जाओ। तुम्हारी सोच की लहरें सो जाएं और मैं ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे काम ना आ सकूं। वो बोला, मैं कोमा में जाने के बाद एक मुर्दे से भी बदतर हो जाऊंगा। क्या तुमने मेरे बचाव की कोई तदबीर सोची है? मैं अपनी तदबीर पर अमल कर चुकी हूँ। डॉक्टर जुबैर जिस इंजेक्शन के जरिए तुम्हें कोमा में पहुंचाना चाहता था, मैंने वो इंजेक्शन बदल दिया। वो धोखा खा गया है। तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगाकर ये समझ रहा है कि तुम कोमा में पहुंच गए हो। ओह, थैंक यू आला बीबी, तुम बहुत बाकमाल हो। तुमने इनकी एक बहुत बड़ी अहम चाल को नाकाम बना दिया है। तुम्हें जो इंजेक्शन लगाया गया है इसके नतीजे में चंद घंटे तक सोते रहोगे, लेकिन आंख खुलते ही दुश्मनों पर यह भेद खुल जाएगा कि तुम कोमा में नहीं हो। वो बोला, मैं खुद को सख्ते की हालत में रखूंगा, मुर्दा बनकर पड़ा रहूंगा, ज़रा सी भी हरकत नहीं करूंगा। नहीं फरमान, कोई भी जिंदा और मुतहर्रिक शख्स खुद को कई घंटे तक साकित बनाकर नहीं रख सकता। किसी वजह से भी तुम्हारा जिस्म ज़रा सा भी हरकत करेगा तो वो समझ लेंगे कि हमने उन्हें धोखा दिया है। तो फिर एक ही रास्ता है, तुम तनवीमी अमल के जरिए मेरे जिस्म को बेहिस हरकत बना दो। मैं यही करने वाली हूँ, अब तुम खामोश रहो। वो उस पर अमल करने लगी। उसे पूरी तरह अपने ज़ेर असर लाने के बाद उससे पूछा, क्या तुम मेरे मुती और फर्मा बरदार हो? वो ख्वाबीदा लहजे में बोला, हाँ, मैं तुम्हारा मुती और फर्मा बरदार हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि नींद से बेदार होने के बाद भी तुम्हारी आंखें इसी तरह बंद रहेंगी। तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा ज़रा सी भी हरकत नहीं करेगा। तुम्हारे जिस्म पर कोई मक्खी बैठे या कोई सांप रेंगता रहे तब भी तुम हरकत नहीं करोगे। तुम्हारा जहन बैरूनी असरात कबूल नहीं करेगा। किसी वजह से भी छींक आएगी या खांसी होगी तो तुम्हारा जहन ना उसे कबूल करेगा ना ही उसे ज़ाहिर करेगा। सब कुछ तुम्हारे अंदर ही तहरीर होकर रह जाएगा।
फिर उसने कहा, इस तरह तुम मसनूई कोमा में रहोगे, ना बोल सकोगे ना हरकत कर सकोगे। जब खतरा टल जाएगा और मैं हुक्म दूंगी तो तुम्हारे अंदर से तमाम बेहिसी खत्म हो जाएगी। फिर तुम बिस्तर से उठ जाओगे, चलने फिरने दौड़ने और जहनी कलाबाजियां खाने लगोगे। उसने तनवीमी अमल मुकम्मल किया। फिर उसके ख्वाबीदा दिमाग से निकलकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो रात की तारीकी में वीरान सड़क पर तनहा जा रही थी। फरमान पर तनवीमी अमल करने के बाद मुतमईन हो रही थी। सबसे ज़्यादा इत्मीनान की बात तो ये थी कि बिनते हमारा इंतहाई कमजोरी के बायस ख्याल खोने के काबिल नहीं रही थी। अब वो टेलीपैथी के जरिए फरमान को अपना मामूल और मुती नहीं बना सकती थी। उस बुढ़िया के पास एक ही रास्ता रह गया था। वो पुरिसरार अलूम के जरिए उसे अपना मामूल बनाकर अपनी अहम बात मनवा सकती थी। वो काले जादू के ज़ेर असर आकर आला बीबी को एक बच्चा पैदा करने के सिलसिले में राजी कर सकता था। आला बीबी ना मानती तो वो उस पर जबर कर सकता था। अक्सर औरतें जबर से मान जाती हैं, वो भी उसकी बात मान सकती थी। वो वीरान रास्ते पर जा रही थी और अपने मौजूदा हालात पर गौर कर रही थी। अब उसके सामने दो बड़े चैलेंज थे। एक तो ये कि वो मेरा सुराग लगाए। उसे इस हद तक मालूम हो गया था कि मैं मशरिक की तरफ एशिया के किसी मुल्क में हूँ। फर्नांडस ने कहा था वो बिनते हमारा की रहनुमाई में काले जादू के जरिए उस नामालूम रुकावट को दूर करेगा जो किसी दूसरे जादूगर ने उसके रास्ते में हायल की हुई है। वो रुकावट दूर होते ही साफ पता चल जाएगा कि मैं किस मुल्क के किस इलाके में मौजूद हूँ। आला बीबी इसी बात की मुंतजिर थी कि दूसरे दिन बिनते हमारा और फर्नांडस ये काला अमल करें। वो उस नादीदा रुकावट को दूर करें, फिर उसके ख्यालात पढ़कर मेरा पता मालूम कर ले। उसके आगे दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि वो किसी तरह बिनते हमारा और फर्नांडस की तिलिस्मी कुव्वतों को खाक में मिलाकर फरमान को उनके शिकंजे से रिहाई दिलवाए। अनीता सक्सेना बहुत खूबसूरत थी। 16 बरस की छोकरी थी और इस 16 बरस के पीछे 110 बरस की बुढ़िया छुपी हुई थी। मैं जजीरा कल्याणी के साहिल पर था। वहीं उससे पहली मुलाकात हुई थी। पिछली रात पूजा ने अपनी विच डॉक्टर दादी माँ उर्फ अनीता सक्सेना को यह बताया था कि मैं उसकी तरफ मायल नहीं हो रहा हूँ। इस महल की एक दासी सिमरन का दीवाना बन गया हूँ। पूजा और उसकी दादी माँ अनीता सक्सेना की प्लानिंग यह थी कि पूजा पहले मुझे अपना मंगेतर और फिर अपना पति देव बनाकर रखे। इस तरह मैं उसके जजीरे का मुहाफिज बनकर रहूंगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारतीय फौज से लड़ता रहूंगा। दूसरे लफ्ज़ों में पूजा मुझे अपना शौहर नहीं बॉडीगार्ड बनाकर रखना चाहती थी। मैंने सिमरन को पूजा पर तरजीह देकर गलती नहीं की थी। उन दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। पूजा खुदगर्ज थी। उसने दादी माँ के काले उलूम के जरिए मुझसे मेरी पिछली ज़िंदगी छीन ली थी, मुझे अपने लहू के रिश्तों से दूर कर दिया। मैं सबको भूल चुका था, कभी किसी को याद करने और पहचानने के काबिल नहीं रहा। इसके बरक्स सिमरन वफादार थी, मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी याद दिलाना चाहती थी। उसने बड़ी कोशिशों के बाद टीना की डायरी हासिल की थी। इस डायरी में मेरी असलियत लिखी हुई थी। मैंने सिमरन के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया था कि इस डायरी में मेरा नाम लिखा हुआ है और यह भी लिखा हुआ है कि किस तरह मुझे ट्रैप करने के बाद काले अमल के जरिए मेरा ब्रेन वॉश करके मुझे इस जजीरे पर पहुंचाया गया है। जब उसकी दादी माँ को पता चला कि मैं उसकी पोती को छोड़कर सिमरन का दीवाना हो गया हूँ तो वो अपने हुस्न शबाब का जादू जगाने के लिए इस जजीरे में मेरे सामने आ गई। साहिल पर पहली मुलाकात में ही उसने ये जतलाने की कोशिश की कि वो पूजा की राजदार सहेली है और मैं पूजा का मंगेतर होने के बावजूद उसके साथ भी चोरी छुपे रातें गुजारता रहूं। वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं पूजा और सिमरन से भी ज़्यादा उसका दीवाना हूँ। हाफजा कमज़ोर होने के बायस उसे भूल रहा हूँ। वो हमारे साथ महल में रहने आई थी। मेरे साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। जिस तरह उसने मेरा ब्रेन वॉश किया था इसके नतीजे में मेरी याददाश्त कभी वापस ना आती। मैं कभी खुद को पहचान ना पाता, लेकिन भला हो सिमरन का, उसने एक डायरी के जरिए किसी हद तक मुझसे मेरी पहचान करा दी थी। मैं गाड़ी स्टार्ट करके महल की तरफ जाने लगा। वो अगली सीट पर मुझसे लगी अपने बदन की हरारत पहुंचा रही थी। उसने कहा, सीधे महल में ना चलो, जजीरे के चारों तरफ साहली सड़क पर चलते रहो। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं साहली सड़क पर सुस्त रफ्तार से ड्राइव करने लगा। मैंने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है, लेकिन तुम इस कदर बेतकल्लुफ़ हो रही हो जैसे बरसों की पहचान हो। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है। हम इस कदर बेतकल्लुफ़ हो चुके थे कि तुम कई रातें मेरे साथ गुजारते रहे। जब तुम्हारी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें वापस आएंगी और तुम मेरे ख्यालात पढ़ोगे तो मेरे अंदर की सच्ची बातें तुम्हें मालूम होंगी। तुम मेरे इस कदर दीवाने हो कि तुमने पूजा को छोड़ने और मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया था। ताजुब है, मैं इतनी सारी अहम बातें भूल चुका हूँ। वैसे तुम इस जजीरे में कब तक रहोगी, और रहोगी तो क्या फिर वही गड़बड़ करोगी? उसने कुछ ना समझते हुए पूछा, कैसी गड़बड़? तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम मेरे साथ रातें गुजार चुकी हो, क्या यहाँ भी पूजा से छुपकर मुझसे मिलती रहोगी? वो मुस्कुराकर बोली, पूजा से छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उसे ये मालूम होगा कि तुम उसके नहीं मेरे दीवाने हो तो फिर वह तुमसे दस्तबरदार हो जाएगी। फिर मैं तुमसे शादी करूंगी और महल में तुम्हारे साथ रहा करूंगी। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। वो हंसते हुए बोली, क्यों मजाक करते हो? मजाक तो तुम और पूजा कर रही हो। तुम दोनों में से कोई एक मुझे हासिल करना चाहती हो। तुम इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम बोलो क्या चाहते हो? पूजा को मालूम है।
इस महल में सिमरन नामी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। छी छी, कितने छोटे ख्यालात हैं तुम्हारे। तुम एक महल की महारानी को छोड़कर एक दासी को गले लगा रहे हो। हमारी इज्जत और शान और शौकत का तो ख्याल करो। तुम्हारी और पूजा की इज्जत और शान और शौकत इसी तरह बरकरार रह सकती है कि मैं सिमरन को लेकर यहाँ से चला जाऊँ। वो तड़प कर बोली, क्या बकवास कर रहे हो? उसकी वजह से हमें छोड़कर जाओगे? तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने एक झटके से गाड़ी रोक दी। उसका सर डैशबोर्ड से टकरा गया। वो जिलाकर बोली, यू नॉनसेंस, क्या मेरी जान लोगे? मैं उसे घूर कर देख रहा था। डैशबोर्ड से टकराने के बायस उसकी पेशानी जख्मी हो गई थी, लहू बह रहा था। मैंने नागवारी से कहा, तुमने अभी किस लहजे में कहा है कि बकवास ना करो? क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर करूं? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, सॉरी, तुम एक दासी को हम पर तरजीह दे रहे हो। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। वो अपने बैग में से एक टिश्यू पेपर निकालकर पेशानी से बहते हुए लहू को पहुंचने लगी। मैंने हैरानी से देखा, उसकी पेशानी पर जहां जख्म आया था वो जख्म भर गया, वैसे मिट गया था जैसे कभी वहां चोट ही ना लगी हो। उसने एक बेबी मिरर में अपने चेहरे को देखते हुए लहू को पहुंच लिया था। चेहरा और पेशानी पहले की तरह साफ और शफाफ हो गई थी। मैंने कहा, अभी तुम्हें चोट लगी थी? पेशानी पर जख्म का निशान था, अब नजर नहीं आ रहा। वो हंसने लगी, फिर बोली, तुम्हारा हाफजा बहुत ही कमज़ोर हो गया। तुम सब कुछ भूल गए हो। ये भी याद नहीं है कि मैं पैदाइशी तौर पर एक गैर मामूली लड़की हूँ। मेरे जिस्म पर कहीं भी चोट लगे तो वह जख्म चंद सेकंड में भर जाता है। वो मुझसे छुपा रही थी। ये नहीं बताना चाहती थी कि उसे काले जादू में महारत हासिल है। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारे अंदर और कौन सी गैर मामूली सलाहियत है? मेरी एक आदत है, मैं अपने किसी भी मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करती। मेरी बद्दुआ में बड़ी तासीर है। जब मैं उसके खिलाफ प्रार्थना करती हूँ तो वो मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तुम्हारी मोहब्बत की मुखालफत ना करूं? अगर तुम्हारी मुखालफत मोल लेकर सिमरन से प्यार करता रहूंगा तो तुम्हारी बद्दुआ मुझे मार डालेगी। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम काला जादू जानती हो? चलो यही समझ लो, और ये भी अच्छी तरह समझ लो कि मेरे काले जादू से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता सिमरन जिंदा नहीं रहेगी। मैंने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी, सोच में पड़ गया। मेरी वजह से किसी वक्त भी सिमरन की जान जा सकती थी। मैंने कहा, क्या हमारे दरमियान समझौता नहीं हो सकता? मुझसे इश्क मोहब्बत का नाटक ना करो, साफ साफ बोलो। मेरी ज़ात से क्या फ़ायदा उठाना चाहती हो? और मैं साफ साफ कहता हूँ कि सिमरन महफूज रहेगी तो तुम और पूजा मेरी ज़ात से फ़ायदा उठा सकोगी। अगर उसे नुकसान पहुंचेगा तो फिर समझ लो मैं इस पूरे जजीरे को समुद्र में डुबो कर रख दूंगा। उसने सोचती हुई नज़रों से मुझे देखा, फिर कहा, मैं चाहती हूँ तुम हमारे बनकर रहो और इस जजीरे से कभी ना जाओ। अगर सिमरन मेरे साथ जिंदा सलामत रहेगी तो मैं इस जजीरे में रहूंगा, वरना यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारा काला जादू भी मुझे रोक नहीं सकेगा। तुम इस जजीरे की सलामती के लिए इंडियन आर्मी से लड़ते रहोगे तो सिमरन को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या इस बात की जमानत दोगी कि सिमरन को कोई हादसा पेश नहीं आएगा? वह अचानक किसी बीमारी से नहीं मरेगी। मैं ये जमानत कैसे दे सकती हूँ? सिमरन को, पूजा को और मुझको कहीं भी कोई हादसा पेश आ सकता है। हम में से किसी को भी अचानक कोई बीमारी लग सकती है। ये तो कुदरती मामलात है। काला जादू जानने वालों की सबसे बड़ी शैतानियत यही होती है कि वो कुदरती मामलात में मुदाखलत करते हैं। मैं नादान नहीं हूँ। तुम दरी पर्दा अपने किसी काले अमल से सिमरन को बीमार बना सकती हो, उसे अंदर ही अंदर अजियतों में मुब्तला करके मार सकती हो। शुबा करोगे तो समझौता नहीं हो सकेगा। हम एक दूसरे पर भरोसा करना ही होगा। मुझ पर भरोसा करो, मैं सिमरन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने एक घाट के करीब गाड़ी रोक ली। वहां साहिल पर कई मोटर बोट्स थीं। उसने पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कहा, मैं समुद्री सैर के लिए यहाँ आया था। इरादा था एक मोटर बोट में दूर तक जाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखकर अपना इरादा भूल गया था। तुम बोलो, तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे साथ समुद्र की सैर करोगी? वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे साथ तो मैं जहन्नुम की भी सैर कर सकती हूँ। हम गाड़ी से उतरकर एक मोटर बोट के पास आए। साहिल पर खड़े हुए मल्लाह और बोट ड्राइवर हमें देखकर सलाम करने लगे। वो सब पूजा के मुलाजिम थे। मैंने एक ड्राइवर से कहा, हम इस बोट पर समुद्र में जाएंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो मेरे साथ बोट पर सवार हो गई। मैंने इंजन को स्टार्ट किया, फिर उसे ड्राइव करता हुआ खुले समुद्र की तरफ जाने लगा। वो बोली, तुम अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गए हो, लेकिन तुम्हें अपनी सलाहियतें याद हैं। तुम ये मोटर बोट तो क्या, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ भी उड़ा सकते हो। मैं उससे बातों के दौरान में उसके ख्यालात भी पढ़ता जा रहा था। वो और पूजा पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करती थी। इसके बावजूद इस दादी माँ ने अपने और पूजा के चोर ख्यालात के खानों को मुकफ्फल कर दिया था और अपने दिमागों पर यह हदायत नक्श कर दी थी कि मैं किसी रोक टोक के बगैर उनके दिमागों में आकर उनके आम ख्यालात पढ़ सकूंगा। जो खास और खुफिया ख्यालात होंगे वो उनके दिमागों के चोर खानों में महफूज रहेंगे। उनके मौजूदा आम ख्यालात बता रहे थे कि वो फिलहाल मुझसे समझौता कर रही है, लेकिन एक दासी उनके गुरूर और उनकी बर्तरी को ठेस पहुंचा रही है। वो ये तौहीन बर्दाश्त कर रही थी और खुद नहीं जानती थी कि कब तक बर्दाश्त कर पाएगी। इरादे बदल सकते थे। उसने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? क्या मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो? हाँ दादी माँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। वो एकदम से चौंक कर बोली, तुम मुझे दादी माँ कह रहे हो?
हाँ, तुम दादी और पोती खुद को बहुत चालाक समझती हो। वो परेशान होकर बोली, क्या तुम हमारा रिश्ता भी जानते हो? क्या तुम्हारी दिमागी कमजोरी दूर हो गई है? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? तुम अपने चोर ख्यालात के खानों को लॉक करके ये समझ रही थी कि तुम्हारी हकीकत मुझसे छुपी रहेगी। मुझे किसी हद तक मालूम हुआ है कि तुम काले जादू में खतरनाक हद तक महारत रखती हो। दुनिया में बड़े बड़े शहजोर गुजरे हैं, लेकिन वो अपनी तमाम शहजोरी और तमाम महारत के साथ मिट्टी में मिल गई। तुम भी अपने तमाम काले जादू के साथ समुंदर में गर्क हो जाओ। वो सहम कर बोली, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे गहरे समुंदर में लाकर धोखा दे रहे हो। मैं भी अपने मंत्रों से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। ये कहते ही वो कोई मंत्र पढ़ने लगी। मैंने उसकी गर्दन दबोच ली, फिर गला दबाया तो वो मंत्र पढ़ने के काबिल ना रही। काला जादू जानने वाले ऐसे वक्त मजबूर हो जाते हैं जब उन्हें फौरी ज़रूरत के वक्त मंत्र पढ़ने का मौका नहीं मिलता। उसे भी ये मौका नहीं मिल रहा था। वो खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी। मैंने उसे ज़्यादा जिद्दोजहद करने का मौका नहीं दिया। उसे दोनों हाथों से उठा लिया। वो चीखने लगी, छोड़ो, मुझे छोड़ दो फरहाद, तुम बहुत पछताओगे। मैंने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सर से बुलंद किया, फिर कहा, मैं तो बाद में पछताऊंगा, अभी तुम समुंदर में जाओ। ये कहते ही मैंने उसे समुंदर में फेंक दिया। मोटर बोट को वापसी के लिए मोड़ लिया। वो पानी में हाथ पांव मार रही थी, कभी डूब रही थी, कभी उबर रही थी। मैं तेज रफ्तार मोटर बोट में उससे दूर होता चला गया। आखिरी बार मैंने उसे डूबते देखा, फिर वो उभर ना सकी। मैं साहिल पर वापस आ गया। वहां दूसरे बोट्समैन और साहिल पर काम करने वाले दूसरे लोगों ने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैं एक हसीन लड़की के साथ खुले समुंदर में गया था और अब तनहा वापस आया था। उन सबकी नज़रों में यही सवाल था कि वह हसीना कहाँ चली गई। मैं पूजा के हवाले से इस जजीरे का मालिक था, उन सब का आका, उनका अंदाता। इसलिए वो मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते थे और पूछना ज़रूरी भी नहीं था। साफ समझ में आने वाली बात थी कि मैं उसे समुंदर में फेंक आया हूँ। वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं उस गाड़ी में बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ महल की तरफ जाने लगा। मैं अपनी दास्तान में ऐसे वाक़यात भी पेश करता रहता हूँ जो मेरी गैर मौजूदगी में सैकड़ों हज़ारों मील दूर रूनमा होते रहते हैं, और ये वाक़यात मेरी बेटी, बेटों और सोनिया को पेश आते रहते हैं। इन वाक़यात का इल्म मुझे बाद में होता है, लेकिन मैं दास्तान गोई में हुस्न तरतीब का ख्याल रखते हुए अपने ख्यालात के साथ उन वाक़यात को बयान करता रहता हूँ। इस वक्त भी मैं नहीं जानता था कि साहिल पर वापस आने के बाद मेरे पीछे समुंदर में क्या हो रहा है। मैं उसे डुबो चुका था। समुंदर शांत था, लेकिन वो शांत नहीं थी। हज़ारों फुट गहरे पानी से वो आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगी। पानी की सतह पर गर्दन तक बाहर निकल आई। वह डूबते वक्त 16 बरस की हसीन दोशीज़ा थी। वहां से उभरते वक्त एक 100-200 बरस की खबीस बुढ़िया दिखाई दे रही थी। सोनिया मेरी तलाश में निकल चुकी थी। वह मुझे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तलाश करने का अज़म कर चुकी थी। जनाब तबरेज़ी ने पेशगोई की थी कि जब वो मुझे तलाश करती हुई मुझसे 1000 किलोमीटर के फासले तक पहुंच जाएगी तो उसके सूंघने की गैर मामूली हिस्सेदार हो जाएगी। वो मेरे जिस्म की मखसूस महक को सूंघती हुई मुझ तक पहुंच जाएगी। दुनिया के एक सिरे पर अमेरिका है, दूसरे सिरे पर जापान। उसने प्लानिंग की कि वह मुझे अमेरिका से ढूंढना शुरू करेगी, वहां से तमाम ममालिक के दुश्वार गुजार इलाकों में जाती रहेगी। इस तरह दुनिया के दूसरे सिरे जापान तक पहुंच जाएगी। किसी न किसी इलाके में मेरी मखसूस महक उसे ज़रूर मिलेगी। फिर वह इंतहाई शुमाल में ग्रीनलैंड गई। वहाँ साल के 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है। दरख्त और मकानों पर भी बर्फ़ छाई रहती है। दरवाज़ों के सामने बेलचों से बर्फ़ हटाकर अंदर जाने का रास्ता बनाया जाता है। वहाँ इंसानी आबादी कम है। सोनिया ने इंतहाई शुमाल में प्रिंस क्रिश्चियन लैंड से जुनूब में किंग फ्रेडरिक लैंड तक मुझे तलाश किया। हर शहर और इलाके में कहीं एक दिन और कहीं 2-4 घंटे रहकर मगरिब में फैले हुए बेशुमार जजीरों में घूमती फिरती रही। सर्दी ऐसी शदीद थी कि वो होटल और गेस्ट हाउस में बाहर से आती तो उसके ऊनी और चिरमी लिबास पर बर्फ़ जमी रहती थी। वो बदतरीन मौसम से लड़ती हुई मुझे ढूंढ रही थी। इन बर्फानी इलाकों में आई बैंक, किडनी बैंक तकरीबन हर बड़े जजीरे में है। वहाँ की ठंडक में अतिया के तौर पर हासिल होने वाली आंखें और गुर्दे कई घंटों तक महफूज रहते हैं। वहाँ से अमेरिका की तमाम रियासतों में ये एहतियात ज़रूरतमंदों तक पहुँचाए जाते हैं। विक्टोरिया आइलैंड पहुँचने के बाद सोनिया को ज़ुकाम हो गया। उसने बहुत अरसे के बाद बर्फानी इलाकों में दिन रात गुजारे थे, इसलिए कुछ हलील हो गई। इलाज के लिए एक अस्पताल में आई। वहाँ के सीनियर डॉक्टर लार्सन ने उसका मुआयना करते हुए कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट हो, तुम्हारी उम्र क्या होगी? वह मुस्कुराकर बोली, औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, वैसे मैं कई जवान बच्चों की माँ हूँ। मजाक करियो, कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम शादीशुदा हो। मैं किसी को यकीन दिलाना भी नहीं चाहती। अगर तुम कई बच्चों की माँ हो तो तुम्हारी सेहत हैरत अंगेज है। क्या तुम ऐनक लगाती हो? तुम्हारी दूर की नज़र कैसी है? तुम देख रहे हो, मेरी आंखों पर ऐनक नहीं है। मैं नीम तारीकी में भी दूर तक अपनों और गैरों को पहचान लेती हूँ। तुम्हारी करीब की नज़र कैसी है? क्या पढ़ते लिखते वक्त ऐनक लगाती हो? मैं सिर्फ जुकाम के लिए दवा लेने आई हूँ और तुम ऐसे सवालात कर रहे हो जैसे मुझे कोई तशवीशनाक खुफिया बीमारी हो। वैसे मेरी करीब की नज़र भी इतनी तेज़ है कि तुम्हारी मूंछों में एक तिनका देख रही हूँ। आए। उसने अपनी मूंछों पर हाथ रखा, फिर 2 उंगलियों से उन्हें टटोलने लगा। सोनिया ने एक उंगली से इशारा करते हुए कहा, इधर नहीं उधर।
हाँ, ज़रा नीचे। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है मगर वह तुम्हारी मूंछों में है। वह तिनका मूंछों से निकल आया। वह हैरानी से बोला, वाकई तुम्हारी नज़रें बहुत तेज़ हैं। तुम्हें मेरी आंखों से इतनी दिलचस्पी क्यों है? मेरे अस्पताल में आई बैंक है। जिन लोगों की बिनाई हर पहलू से दुरुस्त होती है, मैं उन्हें हदायत देता हूँ, समझाता हूँ कि उन्हें अपनी आंखों का अतिया देना चाहिए। यहाँ बाकायदा कानूनी तौर पर तहरीरी वसीयत लिखाई जाती है कि मौत के बाद ये आंखें निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को दी जा सकती हैं। मैं अपना दिल, अपनी आंखें और अपने गुर्दे पहले एक अस्पताल में डोनेट कर चुकी हूँ। मेरी मौत के बाद मेरे जिस्म से ये सब कुछ निकाल कर ज़रूरतमंदों को दे दिए जाएंगे। तुम बहुत दिल वाली हो, इंसान दोस्त हो। मैं यहाँ बरसों से हूँ, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं फ्रांस की रहने वाली हूँ। एक साथी की तलाश में निकली हूँ। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसे तलाश करने का ज़म है। फिर तो वो साथी बहुत ही खुश नसीब है। तुम्हारी जैसी हसीना उसकी तलाश में भटक रही है। क्या यहाँ बिल्कुल तन्हा हो? हाँ, होटल कार्लोस में हूँ। आज तबीयत संभल जाएगी तो कल किसी फ्लाइट से अलास्का चली जाऊंगी। डॉक्टर ने उसे नुस्खा लिख कर देते हुए कहा, जाने से पहले एक शाम मेरे साथ गुजारोगी? मैं इस जजीरे में सैर करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरा साथी यहीं कहीं मिल जाए। ठीक है, आज शाम 5 बजे होटल में आऊँगा। तुम्हें अपनी कार में ले चलूँगा। तुम चाहोगी तो हम एक हसीन रात भी गुजार लेंगे। सॉरी, मेरे बारे में इतनी दूर तक ना सोचो। डिनर के बाद तुम घर जाओगे। वो अस्पताल से बाहर आई, फिर टैक्सी में बैठकर अपने होटल पहुंच गई। वो जजीरा 1000 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ था। जनाब तबरेज़ी ने उसे कहा था कि मैं कहीं 1000 मील के रकबे में हूँगा तो वो मेरी बू सूंघ लेगी। ऐसे ही वक्त उसके सूंघने की हिस्स बेदार हो जाएगी। इससे जजीरे में पहुंचने के बाद उसे मालूम हो गया कि मैं वहां नहीं हूं। फिर वो एक टैक्सी में बैठकर जजीरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई थी। 1 घंटे के अंदर यकीन हो गया कि मैं वहां नहीं हूं। उसने उसी वक्त एयरपोर्ट आकर अलास्का जाने के लिए मालूमात हासिल की। पता चला कल सुबह से पहले कोई फ़्लाइट नहीं है। उसने उस फ्लाइट में एक सीट हासिल कर ली। अब उसे कल सुबह का इंतज़ार था। उसे वो रात जजीरे में गुजारनी थी। वो होटल में आकर चौथे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट के अंदर आई। वहाँ एक औरत पहले से मौजूद थी। उसकी हालत से यहाँ था कि इसके बाद यहाँ आजकल में विलादत होने वाली है। चौथे फ्लोर तक पहुँचने तक सोनिया ने उसे तवज्जो से देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। मुकम्मल औरत नहीं लग रही थी। 20-22 बरस की लड़की दिखाई देती थी। किसी ने वक्त से पहले उसे माँ बना दिया था। लिफ्ट चौथे फ्लोर पर रुक गई। दरवाज़ा खुल गया। वो बाहर से जाते जाते लड़खड़ा गई। सोनिया ने उसे थाम लिया। उसे लिफ्ट से बाहर लाते हुए बोली, किस रूम में जाओगी? उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, 408। ओह, तुम मेरे साथ वाले कमरे में हो। मैं 409 में हूँ। वो उसे सहारा देकर कमरे तक लाई। उसने कहा, शुक्रिया, अब मैं चली जाऊंगी। सोनिया ने उसके हाथ से चाबी लेकर कहा, तकल्लुफ़ ना करो, मैं तुम्हें बेड पर लिटाऊंगी, तुम्हारे आराम का ख्याल करूंगी, फिर जाऊंगी। मेरी कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है। वह दरवाज़ा खोलकर उसके साथ अंदर आई। फिर पूछा, क्या तुम अकेली हो? वह थके हुए अंदाज में बैठ के सिरे पर बैठकर बोली, हाँ, अकेली हो गई हूँ। तुम्हारा शौहर कहाँ है? अलास्का में है। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से जा रही हूँ। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो अलास्का तक हमारा साथ रहेगा। मैं भी इसी फ्लाइट से जाने वाली हूँ। फिर उसकी तरफ देखकर मायने खेज अंदाज में पूछा, वैसे तुम्हारे यहाँ विलादत कब तक मुतवक्का है? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते तक माँ बन जाऊंगी। तुम्हें तकलीफ से ज़्यादा परेशानी है, बल्कि तुम खौफजदा हो। उसने चौंक कर सोनिया को देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मैं खौफजदा तो नहीं हूँ। मुझे भला किसका डर होगा? मैं तो खुश हूँ। कल 1.5 घंटे की प्रवास के बाद अपने खावंद के पास पहुंच जाऊंगी। सोनिया ने घाट घाट का पानी पिया था। इंसानी चेहरे पढ़ना जानती थी। उसने पूछा, तुम्हारा खावंद तुम्हें यहाँ तनहा छोड़कर क्यों गया है? उसे वहाँ नई मुलाजमत मिली है। वो एक किराए का मकान हासिल करने के बाद मुझे बुला रहा है। कल मैं जाते उसके गले लग जाऊंगी। औरत जब अपने मर्द से गले लगने की बात करती है तो खुशी से खिल जाती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, आंखों से खौफ झलक रहा था। सोनिया ने कहा, सर्दी ज़्यादा है, कॉफ़ी पीना चाहोगी? नहीं शुक्रिया, अब मैं आराम से सो जाऊंगी, तुम भी आराम करो। वो सोनिया को टालना चाहती थी। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो उठना चाहती थी। सोनिया ने कहा, बैठी रहो, मैं फ़ोन यहीं ले आती हूँ। वह फ़ोन उठाकर उसके पास लाई। उसने रिसीवर उठाया और कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं बोल रही हूँ। उसने दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर कहा, मिस्टर फू, मैंने आपको आवाज़ से पहचान लिया। क्या आप मुझे नहीं पहचान सकते? मैं हूँ रेजा शॉन। वह चुप हुई, दूसरी तरफ की बातें सुनती रही, फिर बोली, मैं मजबूर थी। पिछली रात की फ़्लाइट में सीट नहीं मिली। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से आ रही हूँ। कल दिन के 11 बजे तक हॉट स्प्रिंग एयरपोर्ट पहुंचूंगी। वह फिर चुप होकर सुनने लगी, सामने इधर उधर देखने लगी। सोनिया नजर नहीं आ रही थी। वह कब चली गई थी उसे पता ही ना चला। उसने परेशान होकर कहा, आप अपने ही काम की बातें किए जा रहे हैं, प्लीज़ खामोश हो जाएं। बर्जर माइक को फ़ोन दें, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। वह चुप होकर बोली, मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ, अगर बर्जर से मेरी बात नहीं कराई जाएगी तो फिर मैं डिलीवरी के लिए वहाँ नहीं आऊँगी। उसे कुछ कहा गया। वो गुस्से से बोली, मुझे धमकी ना दो। बर्जर जिंदा सलामत ना रहा तो मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी, वहाँ नहीं आऊँगी।
थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर वो खुश होकर बोली, बर्जर माय डार्लिंग, तुम खैरियत से हो? वो उससे बातें करके खुश हो रही थी और कह रही थी, तुम फिक्र न करो, जब मैं उनका मुतालबा पूरा कर दूंगी तो वो तुम्हें रिहा कर देंगे। वो बर्जर की बातें सुनकर बोली, मुझे भी मिस्टर फू पर भरोसा नहीं है, मैं पहले इससे अपनी शराइत मनवाऊंगी, उसे फ़ोन दो। वो चंद सेकंड के बाद बोली, मिस्टर फू, आप बर्जर को कल एयरपोर्ट साथ लाएंगे, वहाँ इसकी रिहाई के बगैर मैं डिलीवरी नहीं दूंगी। वो मिस्टर फू की बातें सुनने के बाद बोली, धोखा मैं नहीं, आप दे सकती हैं, लिहाजा किसी शक व शुबे के बगैर लेन देन होना चाहिए। वहाँ एयरपोर्ट के बाहर बर्जर आपकी गाड़ी में बैठा रहेगा, मैं उसी गाड़ी के अंदर आकर आपका माल आपको देकर बर्जर के साथ किसी टैक्सी में चली जाऊंगी। वो ज़रा देर चुप रहने के बाद बोली, सॉरी, मैं और कोई बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल साफ सुथरा लेन देन होगा, मेरे मुतालबे पर गौर करो फिर फ़ोन करो। मेरा मुतालबा काबिल कबूल होगा तो कल आऊँगी, वरना माल खाक में मिला दूंगी। उसने रिसीवर रख दिया। परेशान होकर कुछ सोचने लगी, फिर चौंक कर सर उठाकर इधर उधर देखा, जेर लब बुड़बुड़ाई, वो कहाँ चली गई? वो अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास आई, वो बंद था। उसने खुद को समझाया वो जा चुकी है। थैंक्स गॉड उसने ये बातें नहीं सुनी। वो दरवाजे से पलटकर बेड के पास आई, फिर ठिठक गई। सोनिया बेड के पीछे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी, कहावत है कि दाई से पेट नहीं छुपता, क्या अब भी छुपाओगी? यकीन करो, मुझे राजदार बनाओगी तो तुम्हारा बर्जर तुम्हें सही सलामत मिलेगा। मैं ये पेशगोई कर दूंगी कि वो दुश्मन माल की डिलीवरी लेते ही तुम दोनों को हलाक कर देगा। वो परेशान होकर उसका मुंह तकने लगी।